शकील आज़मी साहब जानना चाहते हैं कि मऊ तशरीफ़ आवरी अचानक हुई है या किसी प्रोग्राम के सिलसिले में आए? अचानक और बहुत अचानक ही हुई है। मैं यहाँ आजमगढ़ अपने ननिहाली गांव सहरिया आया था। मेरे मामूजाद भाई के बच्चों की शादी थी, उसमें आया था मैं। और एक तारीख को और 2 तारीख को शादी थी। मेरे पास सिर्फ 2 ही दिन थे, लेकिन ये अरशद भाई की मोहब्बत है, दिलदार आदमी है, मोहब्बती आदमी है। वो आके मुझे यहाँ से पकड़ ले गए, तो उनकी मोहब्बत में शिकार होके मैं मऊ आ गया। मैं क्या मशगूलियत चल रही है आपकी इस वक्त? मशगूलियत वही जो पहले थी। मुशायरा और कवि सम्मेलन पढ़ता हूँ, मंचों पे शायरी सुनाता हूँ, कागज़ पर लिखता हूँ, फिल्मों के लिए लिखता हूँ, वही चल रहा है। फिल्मों के गाने आपके आजकल बहुत मकबूल हो रहे हैं। इस कामयाबी के बाद आपके नज़रिए में कोई तब्दीली होती तो मैं आपके सामने बैठा नहीं होता, और ये जो आप इंटरव्यू कर रहे हैं इसका पैसा मांगता मैं आपसे। फ्री में इंटरव्यू दे रहा हूँ आपको, तो आप इससे समझ लीजिए कि तब्दीली बिल्कुल नहीं आई है। और मैं ज़मींदार का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ। धूल मिट्टी से रिश्ता रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी पहुँच जाएं, लेकिन ये जो ज़मीन है हमारी, उससे जुड़े हुए हैं, रिश्तों का एहतराम जानते हैं। बचपन में जो तहज़ीब सिखाई गई वो हमारे साथ ज़िंदा है। छोटों से मोहब्बत, बड़ों का अदब, ये सब कुछ चलता रहता है। हाँ, कभी कभी लोगों को शिकायत होती है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, तो मुझे शर्मिंदगी भी होती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, जैसे जैसे शोहरत बढ़ती जाती है, आपके आसपास लोगों की मोहब्बत वाली भीड़ भी बढ़ती जाती है, तो सबको पहचान नहीं पाते हम। लेकिन जब 2-4 मरतबा वो राब्ते में कोई आता है और उससे कुछ जहन मिल जाता है, दिल मिल जाता है, तो उसका चेहरा छप जाता है दिल में और जहन में, तो पहचानते भी हैं। जानबूझ के हम नहीं कहते भाई नहीं पहचाना। तो बस यही है, कोई तब्दीली नहीं है। और तब इंसान क्या तब्दील होगा, असली आदमी बदलता नहीं है। एक गज़ल जो आपकी रही है, जो बहुत मकबूल हुई है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, और इसको आपने स्टेज पे भी बड़े शानदार अंदाज में पेश किया है। जब आपने इस गज़ल को लिखा था, तो क्या आपको एहसास था कि इतनी मकबूल हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, हर बच्चे से, और हर बच्चे से ये उम्मीद होती है कि ये बड़ा होके ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा ये वो बच्चा बड़ा होके तय करता है। वरना अगर माँ की सोच से, माँ की उम्मीद से, माँ के कहने से बच्चा बनता, तो हर बच्चा डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। सबसे पहली ख्वाहिश यही होती है। ना कोई शायर होता, ना कोई कहानीकार होता, ना कोई सहाफ़ी या पत्रकार होता, सब इंजीनियर और डॉक्टर ही होते। तो ये बड़ा होकर तय करता है। इसी तरह जो तख्लीक होती है, जो रचना होती है, शायरी जो है वो तख्लीक है, रचना है। वो शायर पर एक मूड, एक कैफियत तारी होती है, और एक ज़मीन शुरू होती है। उस ज़मीन के साथ वो गज़ल कभी अधूरी रह जाती है, कभी उसी फ़्लो में तकमील के मराहिल को पार कर जाती है।
फिर उस गज़ल का होता क्या है, वो कागज़ पे छपती है रिसाले में, माइक के ज़रिए, मुशायरे के ज़रिए लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है, आवाज़ के ज़रिए और रोशनाई के ज़रिए। पता नहीं होता कि कौन सी गज़ल कितनी दूर तक जाएगी। हाँ, ये ज़रूर होता है, असली शायर को ये पता होता है कि उसकी कौन सी तख्लीक या कौन सी गज़ल कितनी ताकतवर है और कितनी कम ताकतवर है। तो परों को खोल जो मेरी गज़ल है, उसको लेके मैं एतमाद था मुझे कि ये लोगों को पसंद आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा मकबूलियत उसे मिलेगी ये पता नहीं था। ये तो आपने बहुत ताकतवर गज़ल के बारे में बात की। ताकतवर से मुराद मेरी ये है कि ये ऐसी गज़ल है कि इसमें मोटिवेशन है, इसमें हौसला है, और इस तरह की जो शायरी होती है, इस तरह की जो गज़ल होती है, वो जल्द पॉपुलर होती है, लोगों को टच करती है, लोग उससे सीखते हैं, क्योंकि हर आदमी टूटता है, जुड़ता है, बनता है, बिगड़ता है, हादसों का शिकार होता है, हालात का शिकार होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, बड़ा हो या छोटा हो, कहीं न कहीं वो शिकार होता है हालात का। तो ऐसे में इस तरह की शायरी, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है, इस तरह के जो शेर है, इस तरह की जो गज़ल होती है या नज़्म होती है, वो ऐसे हालात में इंसान को हौसला देती है और वो उसकी अपनी हो जाती है, उसके साथ वो जीता है। तो इसकी मकबूलियत के पीछे एक बात ये भी है। अब मैं एक ऐसी गज़ल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ जिस गज़ल से मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो मकबूल हो जाएगी या इतनी मकबूल हो जाएगी। मैं उसको कभी मुशायरे में नहीं पढ़ता था, वो मेरी किताब में छप गई थी, रिसालों में छप गई थी, लेकिन मुशायरों में सुनाता नहीं था मैं। बिना मुशायरे में सुनाए वो गज़ल लोगों तक पहुंच गई, दूसरों के ज़रिए। कौन सी गज़ल थी? दूसरे लोग उसको सुनाते थे, नाज़िम मुशायरा सुनाता था या महफिलों में दूसरे लोग सुनाते थे। इतनी मकबूल हो गई कि वो पहले मकबूल हुई, बाद में मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और वो गज़ल थी, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। एक फिल्म आई थी ज़हर, रूप कुमार राठौड़ साहब ने उसका संगीत दिया था और मैंने उसके गीत लिखे थे। बाद में उसमें 2 गाने और ऐड किए गए जो दूसरे लोगों ने किए। सईद कादरी साहब ने लिखा था और अनु मलिक और मिथुन ने संगीत दिया था। बाद में वो 2 गाने और जुड़े उसमें। तो जब हम ऑफिस में सीटिंग कर रहे थे, रूप कुमार राठौड़ साहब हारमोनियम पर अपनी धुनें सुना रहे थे महेश भट्ट साहब को, और उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे मोहित सूरी, वो उनकी पहली फिल्म थी ज़हर। बाद में वो बहुत बड़े डायरेक्टर बने और उनकी वो पहली फिल्म भी बहुत कामयाब रही, सिल्वर जुबली किया था पिक्चर ने, फिल्म का नाम था ज़हर। तो हम उसकी सेटिंग कर रहे थे। महेश भट्ट साहब को ये गज़ल इतनी पसंद आई जब रूप कुमार साहब ने उनको ये गज़ल सुनाई। उन्होंने कहा कि ये गाना, उन्होंने गज़ल नहीं कहा, उन्होंने कहा ये गाना 25 साल तक हिट रहने वाला है। लेकिन हम ये गज़ल इंदर कुमार साहब को पहले दे चुके थे
तो हम वो भट्ट साहब से हमें माजरत करनी पड़ी, महेश भट्ट साहब से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस गज़ल में ऐसी तो कुछ बात थी कि महेश भट्ट साहब ने इसको अपनी फिल्म में लेना चाहा, इंद्र कुमार साहब ने लेना चाहा। इसके अलावा दूसरे कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने कहा कि यार ये गज़ल, ये तो गाना बन सकती है। बड़े बड़े संगीतकार जैसे कुलदीप सिंह साहब, लीजेंड आदमी है, पुराने आदमी हैं। विशाल शेखर वाले जो विशाल जी हैं वो, और संदेश संदेलिया जी। तो इस गज़ल में इतनी ताकत है ये मुझे नहीं मालूम था। ये सहले मुमतना की गज़ल है और आसान लफ्ज़ों में, खैर मैं ज़्यादातर आसान लफ्ज़ों में लिखता हूँ, लेकिन ऐसी ये गज़ल मकबूल हुई, इतनी पॉपुलर हुई जिसका मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। तो कभी, जैसे आपने पूछा कि आपको पता था कि नहीं पता था, तो हमको कभी पता होता है, कभी नहीं भी होता है कि ये गज़ल इतनी दूर तक निकल जाएगी। परों को खोल के बारे में मुझे पता था, उसकी ताकत का अंदाज़ा था मुझे, लेकिन इस गज़ल में इतनी ज़्यादा ताकत है। रोमांटिक गज़ल थी वो। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर, मुझे उसका अंदाज़ा नहीं था। इसी तरह एक और गज़ल है जो मैं मुशायरे में नहीं सुनाता हूँ, वो हरिहरन साहब ने वो गज़ल गाई है और उनके एल्बम में वो गज़ल है। और वो उस गज़ल का मतला है, उस गज़ल का मतला लोगों ने सुना सुना के मशहूर कर दिया। वो भी सहले मुमतना की गज़ल है। उसके बारे में भी मुझे पता नहीं था कि ये इसमें इतनी ताकत है मतले में। वो मतलब बड़ा मशहूर हो गया हरिहरन साहब के गाने की वजह से नहीं, उन्होंने तो जो गाया उससे जो उसको मकबूलियत मिली वो तो मिली, लेकिन उसको जो लोगों ने इधर उधर सुनाया, शायरों ने या सामीन ने सुन के या पढ़ के, उस गज़ल का मतलब था कि जब भी मिलते हो मुस्कुराते हो, इतनी खुशियाँ कहाँ से लाते हो। तो इसमें जो बरजस्तगी है, शायद उसने वो काम किया कि उसको लोगों को बहुत पसंद आई वो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ एक ख़ास मूड में लिख रहे हैं या कुछ सोच के लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक मूड होता है, एक फ़्लो होता है, एक कैफियत होती है। उस कैफियत में कौन सी गज़ल होगी, कैसी होगी, हमें पता नहीं होता। बस वो उतरती है, इल्हाम होता है, उसमें हमारा लाशऊर ज़्यादा काम करता है। फिर उस लाशऊर के साथ हमारा शऊर भी उससे जुड़ता है और फिर वो गज़ल तख्लीकियत के मराहिल से गुज़रती है और हमारे सामने आती है। बाद में हम उस पर सोचते हैं कि ये क्या है और क्यों है और कैसी है और ये कहाँ तक पहुँच सकती है। इसका बहुत पता नहीं होता है हमें कि कौन सी गज़ल कितनी दूर तक चली जाएगी। कभी पता होता है, कभी नहीं होता है। एक सवाल ये है कि उर्दू मुशायरों में और गानों में महदूद हो गई है। क्या नहीं लगता कि उर्दू को आम फ़हम ज़बान जो इस्तेमाल की जाती है, तो तहरीरी तौर पे भी लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये बढ़े और ख़त व किताबत का सिलसिला और ज़्यादा बढ़े? देखिए, हिंदुस्तानी आदमी जो है वो मज़हब में बहुत यकीन रखता है। दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों की बनिस्बत हिंदुस्तानी आदमी अपने अपने मज़हब में बहुत यकीन रखते हैं, चाहे जिसका जो भी मज़हब हो। लेकिन ज़बान जो है, भाषा जो है, वो मज़हब की नहीं होती, वो कौम की होती है। जो उसको बोलता है, जो भाषा को बोलता है, भाषा उसकी होती है। भाषाएं जब रोज़गार से जुड़ती हैं
तो उसको पढ़ने वाले लिखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। उर्दू ज़बान जो है धीरे धीरे रोज़ी रोटी से पिछड़ गई। मतलब अंग्रेज़ी और फिर हिंदी जो है वो हमारी राष्ट्रभाषा, तो सारे काम हिंदी में होते हैं। और अंग्रेज़ी जो है वो इंटरनेशनल ज़बान है, तो अंग्रेज़ी में भी काम होते हैं। तो ये दोनों भाषाएं ज़्यादा हिंदुस्तान में चलती हैं। बाकी इलाकाई ज़बानें हैं, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है। इसी तरह से दूसरे सूबों में आप जाएंगे तो हर सूबे की एक अलग ज़बान होती है, उसके साथ हिंदी भी है, उसके साथ अंग्रेज़ी भी है और उसके साथ उर्दू भी है। कहीं थोड़ी कम है, कहीं थोड़ी ज़्यादा है। तो उर्दू का रोज़गार से दूर होना या जुड़ नहीं पाना, ये उसका बड़ा माइनस पॉइंट है। इस वजह से शायद उर्दू कम पढ़ी लिखी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान की जो अवाम की ज़बान है उसमें उर्दू के अल्फाज आज भी दूसरी ज़बानों से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। फिल्मों में भी, डायलॉग में, गीतों में उर्दू का इस्तेमाल पहले तो 80% 90% होता था। आज भी फिल्मों की जो हमारी हिंदी फिल्मों की जो ज़बान है उसमें उर्दू का बहुत बड़ा रोल है। आज भी डायलॉग में, गीत में। शकील आज़मी का आज़मगढ़ से और बॉलीवुड तक का सफ़र कैसा रहा? क्या स्ट्रगल आपको बहुत करना पड़ा या आपके लिए कामयाबी आसान रही? कामयाबी कभी आसान नहीं होती। ये है कि कभी वक्त कम लगता है, कभी ज़्यादा लगता है। आसान कभी नहीं होती। मुश्किल से ही कामयाबी मिलती है। और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका अपना एक क्रेज़ है। हर खूबसूरत लड़का हीरो बनना चाहता है, हर खूबसूरत लड़की हीरोइन बनना चाहती है, हर अच्छा शायर फिल्मों में गाने लिखना चाहता है, हर कहानीकार फिल्मों में कहानी लिखना चाहता है। तो फिल्म लाइन का जो कंपटीशन है वो इतना बड़ा है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी में जाएं, गीत लिखने जाएं, कहानी लिखने जाएं, डायरेक्टर बनने जाएं, एक्टर बनने जाएं, म्यूज़िक डायरेक्टर बनने जाएं, कैमरामैन बनने जाएं, किसी भी कैटेगरी में जाएं, कंपटीशन बहुत बड़ा है। इसलिए स्ट्रगल भी बहुत बड़ा है। इतने बड़े कंपटीशन में आपको बहुत तैयारी के साथ जाना पड़ता है। आप जो काम करने गए हैं उस काम की महारत आपको होनी चाहिए, बेसिक। बाकी फिर धीरे धीरे आप अपना काम भी करते जाते हैं और सीखते भी जाते हैं, तो आप और माहिर होते जाते हैं अपने काम में जितना ज़्यादा आप काम करते हैं। तो एक ईमानदारी चाहिए, एक लगन चाहिए, एक जुनून चाहिए फिल्मों में काम करने के लिए। और जो काम करने के लिए आप गए हैं उस काम में महारत भी चाहिए। ये नहीं कि आप आधे अधूरे कच्चे पक्के चले गए तो फिर खुदा हाफिज़ है आपका। मतलब ये कि आपको काम मिल भी गया, ब्रेक मिल भी गया, तो उसको आप ठीक से डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो आप उसमें तरक्की बहुत नहीं कर सकते। एक बार नाम छप जाएगा, 2 बार छप जाएगा, लेकिन आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं या जहाँ तक पहुँचना चाहिए एक फनकार को। तो मैं तो शायर था पहले से। 1984 से मेरी शायरी शुरू हुई। मैंने अदब के लिए
साहित्य के लिए बहुत लिखा। कोई ऐसा रिसाला नहीं था, कोई ऐसा मैगज़ीन नहीं था उर्दू का बड़ा लिटरेरी, अदबी, साहित्यिक, जिसमें मैं नहीं छपता था। उर्दू के जितने बड़े पोइट थे, मेरे सीनियर क्रिटिक थे, नक्काद, उन सब ने मुझे कोट किया, मुझे मोहब्बत दी, मुझे प्यार दिया, मुझे हौसला दिया, मुझे एहसास दिलाया कि मैं अच्छा लिखता हूँ। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, एक एतबार पैदा हुआ कि मैं अच्छा लिखता हूँ और मुझे इसी काम को करना चाहिए और इसमें जितने रास्ते हैं वो मुझे तय करने चाहिए। जहाँ तक भी रास्ता है वहाँ तक मुझे जाना चाहिए। तो मैं उसी सफ़र में आज भी हूँ। जहाँ से शुरू किया था मैंने, वहाँ से मैं काफ़ी आगे आया हूँ, लेकिन अभी मेरे पास बहुत रास्ता है, मुझे बहुत चलना है, एक बहुत लंबा सफ़र है। मुझे नहीं पता कहाँ तक पहुँचूँगा, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ, वहाँ तक जाना चाहता हूँ, ये रास्ता जहाँ तक जाता है। उर्दू ज़बानों, अदब और गीत बॉलीवुड के लिए आपने एक तो गज़लें लिखी, नज़में लिखी और बॉलीवुड के लिए गीत लिखे, तो इन दोनों जगहों से आपको अब तक कितने अवार्ड हासिल हुए हैं? 19 या 20 हो चुके हैं। मेरी 7 किताबें छप चुकी हैं। तो इसमें अदबी अवार्ड, लिटरेरी अवार्ड, साहित्यिक अवार्ड ज़्यादा हैं। और मैं अवार्ड की बात कर रहा हूँ, वो जो ट्रॉफ़ी वगैरह वो मुशायरों वगैरह में मिलती है, उसको अवार्ड नहीं कह रहा हूँ मैं। ये मेरे जो मेरी किताबों पे अवार्ड मिले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मेरी जो 7 किताबें छपी हैं, इन 7 किताबों को गुजरात उर्दू अकेडमी, महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी, बिहार उर्दू अकेडमी, ये सब सरकारी इदारे हैं। इनके अवार्ड जो मुझे मिले मेरी किताबों पर। इनके अलावा गुजरात का जो सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड है सरकारी, गुजरात गौरव, वो भी मुझे मिला। मैं गुजरात में 14-15 साल रहा हूँ। इनमें 2 अवार्ड बहुत बड़े हैं। एक तो गुजरात गवर्नमेंट का, गुजरात सरकार का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड है गुजरात गौरव, वो भी मुझे मिला। मैं गुजरात में 14-15 साल रहा हूँ, तो मैं अपने आप को आधा गुजराती भी कहता हूँ। इसके अलावा कैफ़ी आज़मी अवार्ड जो बड़ा अवार्ड है, और कैफ़ी आज़मी अकेडमी जो लखनऊ में है, वहाँ से ये इस अवार्ड का सिलसिला है। इसके अलावा मेरी एक फ़िल्म आई थी मदहोशी, उसका एक गीत था, ए खुदा तूने मोहब्बत ये बनाई क्यों है। इसका नॉमिनेशन स्टारडस्ट के लिए हुआ था। फिर अभी 2021 में मेरी एक फ़िल्म थप्पड़ के लिए, जो 2020 में आई थी और 2021 में उसका अनुभव सिन्हा साहब ने डायरेक्ट की थी। वो पिक्चर बहुत पसंद की गई, हिट हुई पिक्चर। उसमें मेरा एक गाना था, एक टुकड़ा धूप, उसको फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन किया गया। और अभी SWA अवार्ड के लिए नामज़द किया गया। और इस साल भी 2022 में जो SWA अवार्ड के लिए मेरा एक गाना नॉमिनेशन में है, मेरा आसमान है पापा। फिल्म है फौजी कालिंग और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं विजय वर्मा और उसके डायरेक्टर हैं आर्यन सक्सेना। 9 तारीख को अवार्ड फंक्शन होगा, उसमें पता चलेगा कि अवार्ड किसको मिलेगा। तो मुझे मालूम नहीं है अभी, लेकिन नॉमिनेशन होना भी एक बड़ी बात होती है। नई नस्ल को कोई मैसेज देना चाहेंगे? और अभी इस साल मुझे
झारखंड नेशनल फिल्म फेस्टिवल की तरफ से स्पेशल ज्यूरी बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है मुझे, थप्पड़ फिल्म के उसी गाने के लिए, एक टुकड़ा धूप के लिए। नई नस्ल को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? नई नस्ल के लिए यही कहूँगा मैं कि सब्र से काम लें, धीरज से काम लें, और जो अपना फ़न है, जो अपनी कला है, उसको खूब मांझें, खूब तैयारी करें। उसके बाद उस कला को या उस फ़न को बाहर ले आएं। पहले कुछ दिन उसके साथ जिए, उसके बाद आप मंच पे आएं। काता ले दौड़ी वाला मामला ना हो, क्योंकि ये सीखने का भी अमल होता है। जब हम शुरुआत हमारी होती है, वो सीखने का अमल होता है। वैसे ज़िंदगी भर हम सीखते रहते हैं। तो थोड़ी पुख्तगी आ जाए, थोड़ा पक्कापन आ जाए, उसके बाद हम अपनी चीज़ें, अपने ऊपर भी हमें कॉन्फिडेंस आ जाए, एतबार आ जाए कि हम जो लिख रहे हैं या जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है, या कितना अच्छा है, और हमें इसमें और क्या करना चाहिए, और हम किस तरह से करें तो और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सब एक प्रोसेस होता है, एक लंबा मरहला है। फिर हम इतना काम कर लें कि उसके बाद हम अपने आप को मंजर आम पर लाएं। किताब के ज़रिए, मंच के ज़रिए, रिसालों में छपते रहिए, उससे आपको हौसला मिलता है। कवि गोष्ठी में अगर आप शायर हैं, कवि गोष्ठी में जाएं, कवि हैं आप, नशिस्तों में जाएं, तो उससे सीखते हैं हम सब ने। जब मुझसे पहले वालों ने भी और मेरे बाद वाले भी नशिस्तों से ही वो सीखते हैं, एक दूसरे से, तरही गज़लें और ये सब एक सीखने का सिलसिला है, मरहला है। तो उससे गुज़रना चाहिए।